हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ झालावाड़ जिले के डग से पधारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिन्हें गायक भी कहें, एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है, ऐसे हैं अशोक कुमार सोनी जी। सोनी जी आंखों से नहीं दे सकते, लेकिन अपने बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने अपनी अंधता होने के बावजूद भी एक प्रतिभा इनमें छिपी हुई है। आज इनसे हम बखूबी बात करेंगे। आइए बात करते हैं अशोक कुमार सोनी जी से। सोनी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सोनी साहब, एक कहावत है कि जी अंधता देकर भी प्रकृति किसी की प्रतिभा नहीं छीन सकती, जी वह आप पर पूर्णतया लागू होती है। जी जी हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में आप बताएं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर मुझे टीवी चैनल पर बुलाने के लिए। और मैं सारे दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु ने, मालिक ने, उस रब या खुदा ने, भगवान ने यदि हमें 5 इंद्रियां दी है और 5 इंद्रियां में से अगर एक इंद्री देखने वाली अगर नहीं है, तो हम तो उस ऊपर वाले का शुक्र अदा करते, धन्यवाद अदा करते हैं कि हमें 4 इंद्रियों से कम संपूर्ण रखा। हम ऊपर की आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं। और यही है कि हम हिम्मत ना हारें और अपना कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते और बढ़ाते जावें, तो निश्चित ही वो ऊपर वाला भी हमारी सहायता मदद करता है और हमें भी एक हिम्मत का जज्बा और ताकत मिलती है। और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि जब ऐसे व्यक्ति जिसके नैन, आंखें या चक्षु नहीं होने के बावजूद भी इतने ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। आज की युवा पीढ़ी हमने देखा है कई हताश हो जाती है, यार ये काम, हम अमुक काम कैसे करेंगे, हम ये इस काम को कैसे करेंगे, हम इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम ठान लें तो हम आकाश की ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू सकते हैं। ये ताकत, वो महादा हमारे अंदर छुपा हुआ है सर। सोनी साहब, हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए आप। जी, मैं पूरा आपको अपना परिचय देता हूँ दर्शकों कि मेरा नाम कवि, गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार और साहित्यकार, कई पुरस्कार से सम्मानित, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तहसील स्तर, पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी मुझे सम्मान मिला है सन 1995 में। और अभी अभी वर्तमान में समर्पण संस्था जो चलती है जयपुर में, तो 10 नवंबर को वहां से मुझे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के नाम से मुंशी प्रेमचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड तो वैसे मेरे पास कई है। अब आपने पूछा है गौतम साहब कि मेरे जीवन के बारे में परिचय, तो सर मेरा जन्म सन 1965 2 नवंबर को ग्राम डग में हुआ। और डग में होने के बाद सर मैं 5 वर्ष तक तो देख पाता था, उसके बाद मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाया।
इसमें भी हमारे एक गुरुवर की कृपा रही। जैसे एकलव्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरुवर ने मांग लिया था, इस जी जी। तरीके से गौतम जी हमारे नैनो की ज्योति भी हमारे गुरुवर ने मांग ली। हमने बिल्कुल। 5 वर्ष की आयु में हमारी नैनो की ज्योति उनको प्रदान कर दी। जी जी। यदि हमारे ज्योति होती तो शायद हम आज इतनी ऊंचाइयों को छू नहीं पाते। बिल्कुल। हम अपने आप को धन्य समझते, गुरु ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। अंधकार, प्रकाश से अंधकार में व्यक्ति रहता है, पर हमें अंधकार से उन्होंने प्रकाश की ओर अग्रसर किया है सर। बिल्कुल। तो हम पढ़ने जाते थे, तो उस समय हमारे गुरु ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाना चाहा, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाए क्योंकि बालक थे, बच्चे थे। जी। तो गुरुओं ने हमारे, ये भी हम एक सारे जगत के गुरुओं को बता भी देना भी चाहते हैं कि मारने से ऐसी दुर्घटना भी घट जाती है। तो उन्होंने कुछ लिखने के लिए हमें दिया और हम हाँ। उसे कोऑपरेट नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। तो उन्होंने ऐसे 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 दोनों तरफ हमारे सर में दे मारी। तो हमारे आंखों के पीछे जो रेटिना पर्दा जिसे बोलते हैं, जी जी। वो पर्दा सर वो चोट लगने के कारण आउट हो गया और वो वहीं से हमारी रोशनी चली गई। धीरे धीरे 8 दिन में रोशनी हमारी बिल्कुल दोनों आंखों की गायब हो गई। यदि कॉर्निया की या अन्य आंख खराब हो जाती तो हम उसे नई चेंज करवा सकते थे, बिल्कुल। लेकिन अभी तक इस पर्दे रेटिना कोई आविष्कार नहीं है। तो उनके आशीर्वाद स्वरूप आज हम यहाँ तक टीवी चैनल पहुंचने का जो हमें श्रेय देता हूँ, वो हमारे गुरुवर को देता हूँ। यदि आज हमारे वो गुरुवर आशीर्वाद नहीं देते तो शायद मैं आज आपसे मुलाकात के लिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था। सोनी साहब, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो आप। जी गायन के प्रति कैसे आपका रुझान हुआ? जी सर, मैं बचपन में छोटा था, तो हमारे पिताश्री की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जी तो उन्होंने एक छोटा सा बेंजो ला के दिया हमें। अब हमारे उस गांव में कोई ग्रामीण क्षेत्र था, जी वहाँ जी। कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो वैसे हमने माँ सरस्वती की कृपा से स्वयं ही उसे बजाना शुरू करा। तो कुछ कुछ हमें एक आध गाना जो मैंने बजाया, तो धीरे धीरे उसको बजाना आया। काफी प्रैक्टिस करते करते फिर हमने बेंजो, ढोलक, बांसुरी, हारमोनियम, जी जी। गिटार, सितार, ऐसे कई वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ करा। लेकिन वही अब मैंने बताया था ना, तो कि बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते वो निश्चित मंजिल को पाते हैं। तो हमने भी उन्हीं किसी कवि की कल्पना के पंक्तियां के सहारे ये निश्चित किया कि हम कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव में गुरुवर तो कोई थे नहीं, जी लेकिन जी। फिर हमने सीखने का प्रयास किया और आज हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने गीत, संगीत माध्यम, ये साहित्य, कविता के माध्यम से हम काफी दूर दूर तक सर अपने शब्दों को, संगीत को लेकर, अपनी गीत कविताओं को लेकर के पहुंचे हैं सर। जी। सोनी साहब, रविंद्र जैन जो महान संगीतकार रहे हैं, जी उनके समकक्ष आपको खड़ा करना चाहता हूँ, जी 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 क्योंकि वह देश के जाने माने संगीतकार थे जी जी और आप हमारे हाड़ौती की प्रतिभा हो जी इस क्षेत्र में। जी जी जब आप अपनी अंधता के जी बावजूद जी जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां रखते हो तो जी तान अपने आप निकल पड़ती है, जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ। कैसे उसे संवारते हैं आप? सर, संगीत में जब व्यक्ति जब बजाने के लिए बैठता है, जी तो वो वाद्य यंत्र और हमारे दिमाग का बिल्कुल एक कनेक्शन, यानी एक मिलनसार जिसका होता है। अगर हम दिमाग उससे जरा भी भटक जाते हैं, हमारा ध्यान विचलित हो जाता है, तो हम संगीत नहीं बजा सकते सर। तो बहुत बहुत। संगीत बजाने पर मुझे वो आनंद की अनुभूति होती है कि जब सुबह सुबह मैं, आप एक ये तपस्या भी मान लीजिए इसको, सुबह सुबह 4 बजे उठ करके मैं अपना हारमोनियम या कीबोर्ड या आदि जब बजाता हूँ, तो
हमारे क्षेत्र के आसपास की जो गैया होती है, गौ माताएं, जी जी। वो अकेठी हो जाती है सर, कम से कम 150 के मात्रा में। और बहुत जब तक हम बजाते हैं वो खड़ी खड़ी सुनती रहती, जैसे हम इंस्ट्रूमेंट बंद कर देते वो चल देते संगीत का सब। वो असर प्रत्येक नागरिक पर, व्यक्ति पर, और जीव जंतु पर और पशु पक्षी पर भी होता है सर। जी। जी आपने इस अवस्था में जी जब संगीत के प्रति आपका लगाव था, जी तो आपने अपने पुत्र को भी उसी रास्ते पर खड़ा कर दिया। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। जी, मेरा एक ही बेटा है, सौरव सोनी। देखिए, हम भी आंखों से, मैंने बताया आपको 5 वर्ष की आयु जी में मेरी आंखें नहीं रही, और उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसके जी बावजूद भी, ग्रामीण इलाका होने के बाद भी, मैंने मेरे बेटे को, इनकी भी आंखें जरा कमजोरी है, जी तो मैंने झालावाड़ इनको एक गुरुवर है उनके पास भेजा, और बच्चे को संगीत की शिक्षा दीक्षा तो मैंने घर से देना बचपन से ही प्रारंभ कर दिया था। यानी मेरा बेटा 3 वर्ष की उम्र में ही मंच साझा कर लिया करता था, बहुत कविताओं के बारे में जो प्रथम प्रथम आता था। और धीरे धीरे करके इन्होंने काफी संगीत के इंस्ट्रूमेंट मैंने इनको उपलब्ध कराए, इनने भी बजाना चालू करे। जी जी। इनके गुरुवर थे, 2-3 गुरुवर रहे हैं जलावन में, उनसे इनने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी, और आज काफी ऊंचाइयों पर है। इनके नाम, मेरे बेटे के नाम, मैं ये बता देना चाहता हूँ सारे जगत को, कि सभी के घर में ऐसे ही बेटे पैदा हो, ताकि बहुत वो अपना नाम रोशन करे। किस तरह? मेरे बेटे का नाम जो सौरव सोनी है, झालावाड़ संगीत टीचर है, तो इनके नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, नीमका बुक ऑफ रिकॉर्ड, और ऐसे कई रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है। 150 वाद्य यंत्र, 111 वाद्य यंत्र, 71 वाद्य यंत्र, ये 61 वाद्य यंत्र बजाने पर, यहाँ से 61 से चालू किया, आज 150 वाद्य यंत्र इनके पास है सर। तो ये काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, और विश्व के एक एकलौते व्यक्ति हैं जो इतने वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं सर। बिल्कुल जी सोने साहब, सही बात है। जी ऐसा पुत्र हर किसी को मिले। जी माँ सरस्वती की कृपा से आज जी मतलब अपनी ऊंचाइयां छू रहे हैं। जी सोने साहब, जी ज्ञान जो चर्म चक्षु है, जी उससे तो आदमी ठीक है देख सकता है, जी लेकिन आप जैसे व्यक्ति जी ज्ञान चक्षु से बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ जी तो आपने कविता भी की, जी और इसके अलावा बहुत सारी प्रतिभाएं आप में हैं। जी तो आप में जो लिखने का, जी ये कविताएं लिखने का शौक कब से आप में हुआ? सर, मैं बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं जब छोटा था, जब 1980 में हमारे गांव में कवि सम्मेलन हुआ। हमारे गांव में ऐसे कोई साहित्य का महाधन वो नहीं था, जी जी। तो 1980 में हमारे गांव में कवि सम्मेलन हुआ। उसमें हम भी सुनने में गए, हम ये जानते ही नहीं थे कवि सम्मेलन होता क्या है। जी फिर भी हम गए सर, तो जाके सुना, तो यार उन लोगों ने जो रचनाएं अपनी अपनी प्रस्तुत करी है मंच के माध्यम से, तो यार मेरे भी दिल में एक उद्गार पैदा हुए कि शायद यार काम, छोटा मोटा काम तो ये तो अपन भी कर सकते हैं, पर अपन लिख तो नहीं सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पिताजी को लोगों ने कहा भी सही कि आप इनको ब्लाइंड स्कूल में छोड़ देता, कि ये ब्रेल लिपि से कुछ सीखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन वो मोह के कारण छोड़ नहीं पाए। जी जी। उस जमाने में काफी लगाव भी था, बिल्कुल। तो वो छोड़ नहीं पाए। तो हम पढ़ लिख भी नहीं पाए सर, एक्चुअली हम पढ़ा लिखे भी कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमने कुछ लाइनें बनाना चालू करी, तो लाइनें बना, वो बहुत अच्छी लाइन बनी, एक अंतरा बनाया, मिश्रा बनाया, अंतरा अंतरा बनाकर एक गीत भैया तैयार करा। गीत तैयार करके मैंने कुछ लोगों को, कुछ ज्ञानी लोगों को सुनाया, तो उनको बहुत पसंद आया। फिर मेरा उत्साहवर्धन उन्होंने करा, तो करते करते सर आज के वर्तमान समय में मेरी 40 साल की इस सफर में मैंने लगभग छोटी मोटी करके 2,500 रचना का सृजन किया है सर। बहुत खूब। बहुत। और जिनके माध्यम से मैं कवि सम्मेलन, रेडियो और
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आए दिन कार्यक्रम जो चलते रहते हैं उसमें जी। अपनी शिरकत फरमाता रहता हूँ और लोगों को प्रेरणा स्रोत वैसे विशेषकर मैं गौतम जी लिखता हूँ, हाँ, हाँ। वह यह लिखता हूँ कि समाज में जो एक भ्रांतियां चल रही नशे की, जी, जी, जी। जिससे सर कई घर बिगड़ चुके हैं, कई का जीवन बर्बाद हो चुका है। तो उस भ्रांति पे मैं काफी लिखता हूँ। दूसरा है जो बेटियों पर जो आज अत्याचार हो रहे हैं, जी, जी। कई मन चले उनके छेड़छाड़ करके के उनके अस्मिता उनकी इज्जत को लूट लेना चाहते हैं, तो जी। उसके खिलाफ भी मैंने लिखा है। कई दहेज प्रथा जो हमारी कुरीतियां हैं सामाजिक, जी, जी। उसके विरुद्ध भी मैं लिखता हूँ। हालांकि लिखता तो कई देशभक्ति से ओतप्रोत भी हूँ, राजनीति भी हूँ, लेकिन विशेषकर मेरा रुझान इधर ही रहता है सर। कोई रचना हो सुनाए दर्शकों को। जी, अभी अभी वर्तमान में सर जो मैंने लिखी बिल्कुल तरोताजी हाँ, रचना, जिसको मैं आपको बीच में रख रहा हूँ। जी सुनाइए। अ, अ, जो बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हाँ, हाँ। ये मन चले जो कर रहे हैं, उन पर मैं एक रचना सुनाना चाह रहा हूँ सर। हर बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी ना फंसा ले, कोई शिकारी ना फंसा ले तुम्हें मोबाइल के जाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कैसे रहना चाहिए जी, कि वे मतलब ये भ्रांतियां कैसे है, जी, मतलब यदि कोई मंचला किसी बेटी को मोबाइल के जाल में फंसा ले, फिर उसको धमकी देता है कि मैं आपके इस फोटो को वायरल कर दूंगा, और बेटियां उनके दबाव में आ जाती है। और जी। दबाव में आकर बेटियों पर किस तरह अत्याचार किया जाता है कि 35 टुकड़ों में कटी श्रद्धा ये तुमको याद है, 35 टुकड़ों में कटी श्रद्धा ये तुमको याद है, निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है, निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है। कोई भेड़िया खेल ना ले, कोई भेड़िया खेल ना ले फिर तुम्हारी जान से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कितनी बेटियां लुटी यहाँ चलते चलते राह में, बहुत खूब। कितनी बेटियां लुटी यहाँ चलते चलते राह में, कितनी बेटियों को मारा हर गली हर गांव में। ऐसे हैवानों को काटो, ऐसे हैवानों को काटो, अरे बेटियां तलवार से, वाह! क्या और खूब। बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। और बेटियों को मैं हौसले दिलाना चाहता हूं कि बेटियां बेटियां अब ला नहीं तुम कालों की भी काल हो, अरे बेटियां अब ला नहीं तुम कालों की भी काल हो, लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम ही इस देश का स्वाभिमान हो, लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम ही इस देश का सम्मान हो। अरे शेरनियों शैतानों को, शेरनियों शैतानों को फोड़ देना दांतों से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। अंत में मैं उन मंचलों को भी
चेता देना चाहता हूं। मन चले, यदि कहीं आप मेरी बात को सुनते हो तो आप भी सुन लीजिए कि आपके साथ भी क्या क्या हो सकता है। कि मन चलो तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से। अरे मन चलो तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से। अरे बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे फिर जान से। और बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से। और फांसी के तख्ते पे झूलना, फांसी के तख्ते पे झूलना हे जघन्य अपराध से। बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना है तुम्हें हर हाल से। बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। सोनी साहब, वाह, क्या शिक्षाप्रद कविता आपने सुनाई। जी सर। वास्तव में ऐसी जो कविताएं या ऐसा साहित्य समाज के सामने जाता है तो एक परिवर्तन जरूर लाता है, एक हिम्मत जरूर मिलती है। बिल्कुल मिलती है सर। हाँ। और बेटियों को तो ये रचना विशेषकर सुननी चाहिए और इससे एक हिम्मत और ताकत और हौसले लेने चाहिए। यदि कोई मन चला उनके ऊपर आगाह कर रहा हो, किसी प्रकार का पीछे लग रहा हो, तो इस रचना को सुन करके वो अपने आप को होशियार और सुरक्षित मान सकती है कि हम हमारे पीछे जो मन चला लग रहा है, हम इससे किस तरह छुटकारा पाए। जी सर। सोनी साहब, एक सामान्य व्यक्ति जी सर। देखकर वह अपने भाव, जी यानी प्रत्यक्ष में जो भाव देखता है, जी 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 उसको उकेर कर एक कागज पर लाता है। जी जी आप ऐसे इंसान हैं जी जो न समाज की हर चीज को देख नहीं पाते प्रत्यक्ष में, जी। लेकिन जो सुनकर जो भाव अंदर से निकलते हैं, जी हाँ जी हाँ। उसको आप दूसरे के द्वारा कागज पर उतारते हो। तो ऐसी कितनी रचनाएं आपने अब तक मतलब सर्जित कर दी, और पुस्तक भी आपकी आने वाली है, हमारे दर्शकों को बताएं उस बारे में। सर मैं कागज पे तो क्या लिखूं, जो लिखना ही नहीं जानता वो कागज पे क्या लिखेगा। लेकिन तन से तन में सोच करके, मन की आंखों से समझ करके और हाथों के इस लकीरों से उसे अंकित करके किस तरह मैं दिल में उतार के, मेरे पास लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ता कौन, के मैं पढ़ तो पाता ही नहीं हूँ। जी जी। ब्रेल लिपि अपनों ने सीखी नहीं है। लेकिन ये सारी रचना सर वर्तमान में लगभग 2500 रचना मैंने अपने दिल और दिमाग के इस कंप्यूटर में उतार के रखी है। तो जब चाहूं तब मैं उस कंप्यूटर का बटन दबा करके उसे चालू करके मैं उसे अपना मतलब जो है प्रसारण चालू कर देता हूँ, बोलना चालू कर देता हूँ। तो सर इसी तरह की मैं एक रचना और आपके बीच रखना चाहता हूँ जिससे हमारी सामाजिक भ्रांतियां दूर हो। इस रचना में सर मैंने 7 कुवेशन को लिया है। अभी मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि नशे के लिए, नशे के इस नशे में अंधे होकर के हमारे कई परिवार उजड़ चुके हैं। तो ये रचना भी सर मैं अपने मुक्तक के माध्यम से जनता तक पहुंचा देना, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा देना चाहता हूं कि इसमें कितनी हमें परेशानी आती है। जी। तो आप देखिए। और मित्रों, जो नशा करते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना करता हूं कि आप इस रचना को सुन करके अपने जीवन में कुछ सुधार लाएं और परिवार को सुख दें और आपके जीवन को शांति मिले, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरी रिक्वेस्ट जरूर स्वीकार करेंगे इस रचना के माध्यम से। देखिए कि दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल,
अरे दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और नाले में वो पड़े रहे, नाले में वो पड़े रहे, ने सुअर काटे गाल, कुत्ता मुंह चाट रहा है, वो यूं ही नाच रहा है और ढोल बाज रहा है, और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही, घर नफरत करती नार, धुआं से जला कलेजा, उठेगा तेरा जनाजा, तू बीड़ी छोड़ दे राजा, कि इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, और आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, मरने चला शमशान, बिगड़ी जीवन की धारा, हाँ। पुलिस ने डंडा मारा, अब जेल में सड़े बेचारा, और विमल गुटखा खा रहे, संग में माणिक चंद्र बाबू, विमल गुटखा खा रहे, संग में माणिक चंद, और बम्बई बाबू श्री खजाना, बम्बई बाबू श्री खजाना, खाना करो और सब बंद, मुंह में कीड़े पड़ जाते, दांत भी सब सड़ जाते, और अर्थी पर वो चढ़ जाते, और गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच, गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच, और आए पुलिस के हाथ कभी तो, आए पुलिस के हाथ कभी तो, लाते मारी तीन फेफड़े सड़ गए प्यारे, रोते हैं दर्द के मारे, अब तुम जाओगे कहाँ रे, और बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा, बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा, और घर आंगन में थूकते रहते, घर आंगन में थूकते रहते, काम करे वो गंदा के घर में पैसे का टोटा, खाने को नहीं मिलता है रोटा, फिर काम करता क्यों खोटा, और जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज रे बाबू, जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज, क्यों के बीवी बच्चे भूखे मरते, अरे बीवी बच्चे भूखे मरते, लगी दाव पर नार, लगा दिए चौके अट्ठे, वार उल्लू के पट्टे, और काम करता क्यों खट्टे। बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञानवान रचना आपकी सोनी साहब। जी सर। सोनी साहब, आपने कहाँ कहाँ मंच साझा किए? सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं समुद्र में से जितने बड़ी नगर, बड़ी सिटी है, जी जी। दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे फिर वो आपके कोटा में भी अभी 2 कवि सम्मेलन में अपना स्वयं स्तर से कर चुका हूँ। दृष्टिहीन कल्याण संघ जो आपके यहाँ पर वो एक संस्था है, बिल्कुल। उसके अंदर 27 जून को अभी मैंने कवि सम्मेलन किया था, तो उसमें सारा मतलब जो है उसे चलाने वाला, स्थापित करने वाला आपके यहाँ पर कोटा में ये दूसरा कवि सम्मेलन हुआ था। इससे पहले मैंने 27 जून को ही किया था पिछले साल 22 में, और उसकी नींव भी मैंने डाली सर। तो आपके कोटा में ये प्रथम और द्वितीय कवि सम्मेलन मैंने दृष्टिहीन कवि सम्मेलन किया है, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता रही थी वर्तमान में, और इस आपके दशहरे मैदान में, और वैसे कई नगर जो से हैं जहाँ मैंने कार्यक्रम किए, मैं अगर गिनाऊं तो सुबह से शाम पड़ जाएगा सर। फिर 40 साल का मेरा अपना सफर है। जी जी, बहुत अच्छी बात है साहब। 40 साल का सफर जी कम नहीं होता। जी सर जी। और वह भी इस अवस्था में। जी जी जी। यानी आनंद के उजाले में आपने एक आशा की किरण जगाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो किस तरह आप इस काम को बखूबी कर पाते हैं?
सर मैंने बताया ना, वो माँ सरस्वती की देन है। वो सर अभी तो मैं आपको कुछ और बताऊं कि मैंने क्या क्या काम किया। जी जब हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, उस समय मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैं उस जमाने में घड़ियां, बैटरियां, रेडियो, ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी ला ला के मैंने सप्लाई किए हैं। उसके बाद मैंने कैलेंडर, फोटो, तस्वीरें ये ला के सप्लाई किए। मैंने गुब्बारे तक बेचे हैं। और उसके बाद एक कल, किला मैदान कल्याण संघ इंदौर में एक संस्था चलती है, वहां जाकर मैंने काम सीखा। जी। कुर्सी बुनाई का, जो वो जाली वाली कुर्सी की हाँ बुनाई हाँ, होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेट वाली। हम्म। तो मैंने वो सीखा। उससे फिर मेरे पूरे झालावाड़ जिले में, मतलब मैं कम से कम 100 किलोमीटर तक हर ऑफिस में जाकर के जानकारी करके अपना काम करता, जिससे मुझे काफी आर्थिक संग्रह करने का मौका मिला। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर मैंने कुछ चांदी सोने का धंधा भी किया सर, अपने पेशे के बारे में। जी जी। साइकिल पर किसी व्यक्ति को बिठाकर पीछे हम बैठ कर के देहात में जाकर के सोने चांदी के आभूषण की सप्लाई भी मैंने करी सर। और यूं करते करते फिर आज जब बच्चा हमारे सौरव सोनी करने जैसा हो गया, तो इन सब काम को मैंने इसके जुम्मे करके सिर्फ मैं अब ये कहीं भजन संध्या, ऑर्केस्ट्रा, कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन जो भी मैं करता हूँ, ये करके अब बिल्कुल मैं सेवानिवृत्त हो गया सर। अब बच्चों के जुम्मे कर दिया सर मैंने जी जी सारा। जी। और ये सेवानिवृत्त होने के बावजूद अब मैं और ज्यादा लेखन कार्य, ज्यादा संगीत में रुचि लेने लगा हूं, क्योंकि सारे कामों से जरा और बिल्कुल पारिवारिक कामों से फुर्सत मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों ये इस तरह आगे बढ़ते जाए सब, और बढ़ते ही जा रहे हैं। और जी ईश्वर। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप ने मुझे स्नेह, लाड़, प्यार, दुलार दिया साहब, गौतम साहब, इस तरह सारी जनता जब हम मंच पे जाते हैं, तो मैं एक बात का वाकया बताता हूँ सर। जी कि मैं किसी कवि सम्मेलन के मंच पे गया, गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। जी तो जैसे लोगों ने मुझे माइक के पास उठा करके हाथ पकड़ के ले गए, जनता मेरे ऊपर हंस पड़ी। हम्म। बड़े, मैं एक मार्मिक चीज बता रहा हूँ, जनता मेरे ऊपर हंस पड़ी। तो यार मुझे ग्लानि में जनता क्यों हंसी? तो वो मेरे अंधकार को देख के हंसी थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब इतने बड़े बड़े महान साहित्यकार इस मंच पे है, ये छोटा सा ये अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, ये क्या बोलेगा और क्या करेगा? जी हमारे कवि सम्मेलन को खत्म कर देगा। तो इस कारण वो हंसे। मैं समझ गया इस चीज को भी, ये क्यों हंसे। बिल्कुल। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आप सब इतने कवि सम्मेलन देख रहे थे, किसी कवि को देख करके नहीं हंसे, आप मुझे देख करके हंसे, मतलब ये आपके दिल में मेरे प्रति बहुत खुशी है, बहुत बहुत खुशी है। और आप हंसते भी क्यों नहीं? क्योंकि जब जनक जी की एक सभा हो रही थी, आप सभी को ज्ञात है, रामायण के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो अष्टावक्र जी वहां पहुंच गए थे, 8 जगह से। वो जो बांके टेढ़े थे, हम्म। उनको देख करके हंसी आई, पर उनके ज्ञान को उन्होंने ज्ञान से नहीं तोला। तब जब उनको बोलने का मौका मिला, तो स्वयं जनक, राजा जनक जी ने उनको अपना गुरु घोषित किया और उनको काफी बोलने का मौका दिया। मैंने कहा आपने मुझे अष्टावक्र समझ के जो मेरे ऊपर हंसी उड़ाई, लेकिन अब मैं आपके सामने जो रचना प्रस्तुत करूंगा, शायद आप मुझे लाड़, प्यार, दुलार, सम्मान देंगे। जो मैं रचना सुनाई सर, तो उसमें काफी बड़े बड़े कवि थे, उन सबको फेल करके उस जनता ने कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक मुझे मौका दिया सब सुनने का। जी। तो शब्दों में तो वो ताकत होती है, पर माँ सरस्वती की कृपा भी बहुत होती है ना। बढ़िया। तो आंखें आंखें गई तो कुछ नहीं गया। सही आंखें बात। गई तो कुछ नहीं गया। मैं तो ये मानता हूं कि संसार की जितनी भी आंखें हैं ना, यदि आपकी 2 आंखें हैं सर, जी तो जी। आपकी अपनी 2 ही आंखें हैं। लेकिन मेरी आंखें नहीं, तो मैं पूरे संसार की आंखें अपनी मानता हूं। बहुत सुंदर बात। तो अब मेरे गांव के लोग ये कुछ कुछ ये भी कहते हैं कि सर आप तो सरपंच के चुनाव लड़िए। क्यों? फिर बहुत से आदमी ये भी क्वेश्चन करते हैं सर हाँ, कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप देख के पाएंगे। तो मैं ये उनको यही कहता हूँ कि अगर मैं चुनाव लड़ लिया, तो मैं, मेरी आंखें नहीं, मेरे हजारों हजारों आंखें मेरे साथ होगी, जो आप देख पाएंगे और मुझे बता पाएंगे। सही बात। तो आंखें जाना बहुत बड़ी बात नहीं है उम्र में। तो प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई नेत्रहीन हो, चाहे कानों से सुनने में असमर्थ हो, जी ये बोलने में असमर्थ हो, सबसे यही कहता हूँ कि ए दिल तुझे कसम है, किसी गाने की लाइन है कि ए दिल तुझे कसम है कि तू हिम्मत ना हारना। ए दिल
तुझे कसम है कि तू हिम्मत न हारना, ये दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे इनको अपने खुशी से गुजारना, ये वाह, दिन खुशी से गुजारना। तो सर बहुत सुंदर बात। बहुत कुछ जीवन से मतलब किसी के जीवन से एक चींटी की मैंने सुना है कहीं, अब ये कहाँ तक सत्य है कि चींटी की आंखें नहीं होती, लेकिन चींटी फिर भी अपने बाहर का 50 गुना बाहर लेकर के जा सकती है, और जहां भी उसका भोजन व्यवस्था होती है चींटी वहां तक बिना आंखों के पहुंच जाया करती है। तो एक छोटी सी चींटी अगर अपनी हिम्मत को नहीं हारती, तो फिर प्रभु ने हमें तो 84 लाख जीवा योनि के बाद ये मानव मनुष्य शरीर प्राप्त दिया है। यदि जी आंखें नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जी जी चींटी के समान तो कम से कम हिम्मत रखें। जी जी। सोनी साहब, वास्तव में आपका जो जीवन बड़ा संघर्ष पूर्ण रहा। जी घर घर में आर्थिक स्थिति जी ये आपने देखी, और दर दर जी घूमकर जी यानी घर चलाने के लिए आपने इतनी बड़ी मेहनत की। जाते जाते आप आज के युवाओं को जी क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। युवाओं को मैं 2-3 संदेश देना चाहूंगा। एक तो जो मैंने अभी रचना सुनाई नशे विरोधी, जी मैं प्रत्येक युवा से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि आप नशा से दूर हो जाएं, अपने परिवार में शांति स्थापित करें और आपका जीवन स्वयं का धन्य बनाएं। दूसरी बात, मैं ये बेटियों से भी ये निवेदन करता हूं कि कोई बेटी या कोई दबाव में ना आए और अपना जीवन, अपने इज्जत को, अपनी आबरू को संभाल कर रखे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और स्वयं भी कुछ प्रतिभाओं के पढ़ लिख कर कलाओं के धनी बने। और कभी भी जीवन में कोई मुसीबत आ जाए तो आप उससे संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें, और कभी भी अपने आप को हीन महसूस ना करें। भगवान श्री राम भी अकेले वनवास में थे, उसके बावजूद भी हजारों हजारों लाखों लाखों राक्षसों से संघर्ष करके उन्होंने विजय प्राप्त करी। इस तरह आप भी जीवन में संघर्ष करके अपने जीवन को धन्य और अग्रसर और ऊंचा से ऊंचा बना सकते हैं, ऐसी मेरी मानना है सर। ये थे हमारे साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो कई वाद्य यंत्रों के ज्ञाता, साहित्यकार कहूँ, गीतकार कहूँ, ये भी कम पड़ते हैं। इनके जो शब्दों की, मेरे लिए शब्दों कम पड़ते हैं। डग, झालावाड़ जिले के डग से पधारे। घर में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद किस तरह परिवार को संभाला, अंधता 100% होने के बावजूद आज भी एक युवा की तरह नजर आते हैं। और आने वाले समय में इनकी एक पुस्तक का विमोचन भी है। 2,500 रचनाएं ये लिख चुके। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, जो अनपढ़ लिखना नहीं जानता हो वो इस तरह की रचनाएं, 2,500 रचनाएं लिखना एक छोटी मोटी बात नहीं है। आज इनका जो जीवन है, इस जीवन से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज ये हमारे बुलावे पर ढंग से यहाँ पधारे, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।